हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेविक केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन ऑफ द बेसिक एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज होता है, और उसी लॉ को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हम वन बाय वन इन सभी लॉ को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। तो आप यहाँ से ही अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए सो दैट आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आप 11th में जस्ट आए हो, तो पहले आपका ये लॉ पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज होते हैं, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, second one is the law of constant proportion, third one is the law of multiple proportion, and fourth one is the law of reciprocal proportion, fifth one is the law of combining वॉल्यूम्स। इनमें से जो स्टार्टिंग के जो 4 लॉज होते हैं, मींस कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये सभी के सभी मास रिलेशनशिप के साथ डील करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इनके, तो जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए। नेक्स्ट, कंबाइनिंग वॉल्यूम में हम लोग डील करते हैं वॉल्यूम के साथ। गैसेस, जो भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, वो किस बेसिस पे रिएक्ट करती हैं, किस वॉल्यूम के साथ वो डील करती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में, ठीक है। एज वेल एज इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि एक एलिमेंट का मास दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कैसे कंबाइन करता है, किस परसेंटेज में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ हमें कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ आप ऑलरेडी 9th एंड 10th में भी पढ़ चुके हो, लेकिन इस लॉ का देखिए मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर S प्लस O2 और यहाँ फॉर्मेशन हो रही है SO2 की, ठीक है। तो मास कैसे देखोगे आप, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, राइट। यहाँ पर देखोगे आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, कितने एटम्स है, नंबर ऑफ 2, तो 16 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 32 प्लस 32, राइट। तो ये कितना आ गया 64, राइट। यहाँ पर आप देखोगे अगेन सल्फर का कितना हुआ 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई कितना हुआ 2, तो 32 प्लस 32 कितना हो गया 64। तो आप देख रहे हो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर इक्वल है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमें यही कहता है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कंसिडर C प्लस O2, क्या बन रहा है यहाँ पे CO2, राइट। तो यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, और कितने एटम्स है मल्टीप्लाई 2, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया 44, राइट। इसी तरह आप CO2 का देखोगे कितना हो गया 12 प्लस यहाँ पे कितना है 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 44। तो यहाँ पर भी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है। इट मींस ये फॉलो करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये लॉ पढ़ना है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है, 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आप पहले जैसे जैसे न्यूमेरिकल पढ़ते जाओगे स्टेटमेंट को, वैसे वैसे ही आप सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिया KClO3, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया KClO3, फिर क्या किया, उसको हीट किया। हीट करने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे क्या बना, रेजिड्यू क्या बन गया KCl, ओके।
तो यहाँ पर KClO3 मेरे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4.90 ग्राम, तो यहाँ पर आप लिख लोगे 4.90 ग्राम, राइट। O2 कितना बन रहा है 1.92, राइट। रेजिड्यू आपको दे रखा है 2.96, राइट। आप पहले पढ़ लो, रेजिड्यू KCl लेफ्ट बिहाइंड वे 2.96 ग्राम, ठीक है। तो यानी कि ये कितना आ रहा है 2.96। अब हमें इसमें बताना है दैट दीज रिजल्ट्स लिबरेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसने कहा है कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है। अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है तो मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। तो आप क्या करोगे, ये कितना है 4.90, तो आप मास ऑफ प्रोडक्ट को ऐड कर लो। पहले कितना बन गया 1.92 प्लस 2.96 कितना हो गया, देखो 6 और 2 8 9 9 18.4, राइट। तो यहाँ पर 4.90 माइनस 4.88 करोगे तो 0.2 ही आ रहा है ना, जो कि ज्यादा फर्क नहीं है, अप्रोक्सीमेटली तो इक्वली आ रहा है। तो यानी कि ये 0.2 एक्सपेरिमेंटल एरर भी हो सकता है, तो हम इसको 4.90 ही कंसिडर करेंगे क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। मैं सेकंड न्यूमेरिकल एक और ले रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल को रीड कर लेते हैं। इफ 6.3 ग्राम ऑफ sodium hydrogen carbonate are added to the 10 gram of acetic acid solution, the residue is found to be weight 18 gram and what is the mass of CO2 released। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसकी रिएक्शन लिखोगे ताकि आपको ये पता लगे कि रेजिड्यू में क्या क्या इंक्लूडेड है और किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन देखिए किस तरीके से आप लिख सकते हो, NaHCO3, राइट। इसने क्या कहा है, हमने इसको ऐड किया है एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। तो मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में इसको ऐड कर दिया, राइट। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा CH3COO, यहाँ से क्या होगा Na जुड़ जाएगा यानी कि सोडियम एसीटेट बन जाएगा, प्लस में H2O और प्लस में CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये इसकी अमाउंट कितनी दे रखी है 6.3 ग्राम, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 6.3 ग्राम। यहाँ पर मुझे एसिटिक एसिड कितना दे दिया 10 ग्राम, तो यहाँ मेरे पास हो गया ये 10 ग्राम, राइट। रेजिड्यू कितना दिया है मुझे 18 ग्राम, तो यानी कि ये प्लस वाटर मेरे पास क्या काउंट हुआ है रेजिड्यू, ये कितना है मेरे पास 18 ग्राम। और मुझे क्या निकालना है मास ऑफ CO2 रिलीज, इसका मास जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, काफी सारे स्टूडेंट्स जो कि रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं उनको सीधे सीधे ये पता होना चाहिए कि सोडियम एसीटेट जो है वो एसिटिक एसिड के साथ ऐड किया जा रहा है, तो दोनों इसमें इट मींस रिएक्टेंट के अंदर है, तो आप दोनों रिएक्टेंट्स को ऐड करोगे, ठीक है। ऐड करके रेजिड्यू आपको दे रखा है 18 ग्राम। अगर आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना नहीं आता है उस कंडीशन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि वो रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग 11th है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा रेजिड्यू, मैंने आपको रिएक्शन लिख करके बताया, आप डायरेक्ट यहाँ पे 18 ग्राम प्लस CO2 कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर विल बी सेम। तो अब आपके पास ये कितना हो गया 10 प्लस 16.3 कितना हुआ है आपके पास, दैट इज 16.3 ग्राम, राइट। सॉरी दिस विल बी द 14, क्योंकि आप ये देखोगे
अब आप ध्यान से एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो हमारा टोटल आ रहा है मास ऑफ रिएक्टेंट वो आ रहा है 16.3 और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 18। तो कभी भी मास ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी भूल से ये लिख दिया है बाय मिस्टेक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप चेंज कर लोगे स्टेटमेंट के अंदर, आप यहाँ कर लीजिए 12, राइट, और इसको मैं 10 ही रहने देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 12 करूंगी तो अब आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया 16.3, यहाँ पे कितना आ गया 12। अब आप निकाल सकते हो मास ऑफ CO2 रिलीज्ड। ठीक है, अब आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन आपको अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो ऑलवेज रिमेंबर मास ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा नहीं हो सकता है मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। तो ये जो चीज होगी वो फॉलो नहीं होगी। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 रिलीज आप निकाल लोगे 16.3 माइनस 12 आप कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4.3। तो ये 4.3 ग्राम क्या हो गया CO2 रिलीज। तो इतना CO2 रिलीज हुआ है। तो अब आप दोनों को यहाँ से मास ऑफ रिएक्टेंट देख लीजिए और यहाँ से मास ऑफ प्रोडक्ट देख लीजिए। जब दोनों इक्वल आएंगे तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी सभी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय बाय।